देश भर में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के तौर पर मशहूर सैलानी बाबा की यात्रा महोत्सव का समापन हो गया। परंपरा के अनुसार होली से शुरू हुई इस यात्रा का समापन चादर चढ़ाकर किया गया। इस साल 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में मशहूर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हाजी हजरत अब्दुल रहमान उर्फ सैलानी बाबा का इस साल का यात्रा महोत्सव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। सैलानी बाबा की मजार शरीफ में आधी रात को परंपरा के अनुसार चादर चढ़ाई गई, जिसके बाद सैलानी बाबा से भव्य संदल भी निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। कोरोना के 3 साल के प्रतिबंध के बाद पहली बार प्रतिबंध मुक्त वातावरण में इस यात्रा के आयोजित होने के कारण काफी भीड़ रही। यात्रा में करीब 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है। यात्रा उत्सव के दौरान कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसके लिए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई थी। यात्रा शांतिपूर्ण संपन्न होने पर सभी ने संतोष व्यक्त किया। सैलानी बाबाची यात्रा ही 7 तारखेपासून होळीपासून सुरू झाली। सैलानी बाबाची एक विशाल होळी। सैलानी बाबा हे देवस्थान सर्व धर्मीय आहे। इथे सर्व जातीचे लोक येत असतात। इथे एक विशाल होळी ऐतिहासिक होळी जरवते। त्या होळी कमीत कमी 15 से 20 नारळाचे तुकडे करतात। तर माझी एक प्रशासनाला एक माध्यमातून एक विनंती आहे की गिरीश बुक मध्ये सैलानी बाबाची होळीचा एक हे करावा अशी माझी एक विनंती आहे प्रशासनाला। राष्ट्र हा संतांची भूमी आहे आणि विविध संतांच्या माध्यमातून जो राष्ट्रीय एकात्मतेचा जो संदेश दिलेला आहे आणि सोबतच जो आध्यात्मिक क्रांतीचा जो संदेश आहे तो वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या यात्रा आणि उत्सवाच्या निमित्तानं अभिव्यक्त होत असतो। त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रातील क्रमांक 2 ची सर्वात मोठी यात्रा ही सैलानी या ठिकाणची यात्रा आहे आणि सैलानीच्या यात्रेत आबाल वृद्ध सर्व जाती धर्म पंथाची मंडळी ही या ठिकाणी येतात आणि दरवर्षी परंपरेने जो संदल चढवण्याचा जी एक परंपरा आहे जी 116व्या वर्षी अखंड स्वरूपात एका उंटावर हा संदल आज पुन्हा सैलानी बाबांच्या दर्ग्यावर या ठिकाणी चढवण्यात आलेला आहे। आगामी वर्षाची भारताच्या एकता आणि अखंडत्वाची प्रार्थना या निमित्तानं मुजावर मंडळी असतील आणि सोबतच भक्तगण असतील, या सर्वांनी या ठिकाणी जी राष्ट्रीय एकात्मतेला अभिप्रेत असणारा भारत घडवण्याच्या अनुषंगानं दुवा देखील पडलेली आहे। हे सैलानीचं हे वैशिष्ट्य आहे आणि सैलानी सारखे जे लोक उत्सव आहेत ज्यामध्ये सर्व जाती धर्माचे पंथाचे लोक एकत्र येतात, असे उत्सव भारतात दिवसेंदिवस वाढले पाहिजे। सैलानी ते आज बाबांची संदल होती आणि ही संदल अत्यंत शांततेत पार पडली। मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला होता आणि सर्वांना व्यवस्थित दर्शनाचा लाभ देखील मिळाला। कोणतेही अनुचित प्रकार न घडता शांततेत हा उत्सव पार पडलेला। निजी मंडी में चना बेचने से किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस गंभीर मुद्दे को ध्यान में रखते हुए किसान गारंटीकृत मूल्य पर चना खरीद केंद्र शुरू करने की मांग कर रहे थे। इस मांग पर तत्काल संज्ञान लेते हुए शेगांव तहसील के माटर गांव में गारंटी के साथ चना खरीद केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया गया। सहकार विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। चना किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। नाफेड द्वारा शेगांव तहसील में खरीद केंद्र शुरू किए गए हैं। वस्तुतः बुल्ढाना जिले में चने की खेती का क्षेत्रफल विस्तृत है। अब भी बड़े पैमाने पर चने की बुआई की गई है। इसे देखते हुए कृषि उपज बाजार समिति शेगांव और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड ने संयुक्त रूप से जिले में पहला नाफेड गारंटी केंद्र शेगांव कृषि उपज बाजार समिति की ओर से माटर गांव में शुरू किया है। इसके लिए कृषि उपज मंडी समिति द्वारा किसानों से आह्वान किया गया है कि वेबसाइट www.apmcshegaon.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं। उत्पन्न बाजार समिति शेगाव दी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने शेगाव बाजार समितीने प्रथमतः शेगाव तालुक्यातील शेतकरी बांधवांचे सोयीसुविधेकरिता शासकीय हमीभाव खरेदी योजनेअंतर्गत हरभरा या शेतमालाचे खरेदी केंद्र उपबाजार माटरगाव बुजुर्ग येथे मंजूर केले आहे। सध्या शासनाचा हमीभाव हरभऱ्याला 5335 असून शेतकऱ्यांनी आपला शेतमाल कमी भावात व्यापाऱ्यांना न विकता या योजनेचा लाभ घ्यावा
याकरिता बाजार समितीने शेतकऱ्यांची सुविधेकरिता ऑनलाईन नोंदणीची सुविधा केलेली असून सदर नोंदणी समितीद्वारे आज दिनांक 11/3/2023 पासून दुपारी 12 वाजतापासून सुरू करण्यात आलेली असून बऱ्याच शेतकऱ्यांनी त्यामध्ये आपली नोंदणी केलेली आहे। या नोंदणीचा संकेतस्थळ वेबसाईट नंबर आहे www.apmcshegaw.com। या वेबसाईटवर सर्व शेतकऱ्यांनी आपले आवश्यक ती कागदपत्रे अपलोड करून लवकरात लवकर नोंदणी करावी व या योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा असे मी बाजार समिती प्रशासनाच्या वतीने जाहीर आह्वान करीत आहे। अकोला जिले के वाण बांध से पानी आरक्षण की स्थगिति को हटा दिया गया है तो 14 मार्च से मुंबई के विधान भवन के प्रांगण में आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी विधायक नितिन देशमुख ने दी है। अकोला महाराष्ट्र जल जीवन मिशन के तहत लागू 69 ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति योजना अब तक 50% पर पूरी हो चुकी है। हालांकि जिला पालक मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वाण बांध से जल आरक्षण स्थगित कर दिया है। जल आरक्षण पर लगी रोक को हटाने के लिए 61 गांव के ग्रामीण मंगलवार 14 मार्च से कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना देने जा रही हैं। देशमुख ने आरोप लगाया है कि अकोट विधायक प्रकाश भारसाकले ने 2-3 किसानों के आधार पर जानबूझकर उप मुख्यमंत्री को निवेदन दिया और उप मुख्यमंत्री ने उनकी पूरी जानकारी लिए बिना ही जल आरक्षण को स्थगित कर दिया। इस योजना का 50% काम पूरा होने के बाद देशमुख ने वाण बांध से जल आरक्षण पर लगी रोक को तत्काल हटाने की मांग की है। पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक डालू गुरुजी मौजूद रहे। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना पालकमंत्र्याचं उन्हाळ्याच्या पिरियडला कर्तव्य असते की पाणी टंचाईची आढाव्याची बैठक घेणं, ज्या गावामध्ये पाणी टंचाई आहे तिथं टँकरची सुविधा करणं, परंतु पालकमंत्र्यांनी पाणी टंचाईची तर बैठक दूरच सोडा, परंतु ह्या जिल्ह्यातली जे पाणी पुरवठ्याची योजना आहे, बाळापूर मतदारसंघातली खारपान पट्ट्याची 69 खेडी जे पाणी पुरवठा योजना आहे, ज्या कामावर 50% वर निधी खर्च झाला, जवळपास 70 किलोमीटर पाईपलाईन टाकणं झाली। ह्या पाणी पुरवठा योजनाच्या आरक्षणाला ह्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली। ही स्थगिती जर सोमवारपर्यंत जर हटवली नाही तर मंगळवारी त्या मतदारसंघाचा आमदार म्हणून त्या लोकांची जबाबदारी म्हणून मी मंगळवारी विधान भवनाच्या आवारात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ आमरण उपोषणाला बसणार आहोत आणि 69 गावातील लोक, महिला पाणी पुरवठ्याचे आरक्षण रद्द करण्यासाठी अकोल्याला जवळपास 4 ते 5 हजाराच्या जवळपास 69 गावातील पुरुष आणि महिला धरणे आंदोलन देतील। जोपर्यंत हे आरक्षण वरची स्थगिती हटवणार नाही तोपर्यंत मी उपोषण सोडणार नहीं। गांधीग्राम में पुल में दरार आने के कारण पिछले 6 माह से गांधीग्राम अकोट मार्ग यातायात के लिए बंद है। इससे आम लोगों के साथ साथ किसानों को भी काफी परेशानी हो रही है। 6 महीने की अवधि के बाद भी पुल की मरम्मत न करने से वंचित युवा अघाड़ी ने आंदोलन का रुख अपनाया है। अकोला गांधीग्राम अकोट मार्ग पिछले 6 महीने से बंद है। इस मार्ग पर यातायात ठप है। इसका खामियाजा आम नागरिकों, छात्रों और किसानों को भुगतना पड़ा है। 6 माह बीत जाने के बाद भी इस संबंध में कोई उपाय नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए अकोला गांधीग्राम अकोट मार्ग को यातायात के लिए कार्य पूर्ण होने तक जल्द ही आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा और यातायात सुचारू रूप से शुरू किया जा सके, इसके लिए वंचित बहुजन युवा आघाड़ी की जिला कार्यकारिणी की ओर से पूर्णा नदी का पवित्र जल लेकर शिवलिंग पर अभिषेक किया गया। साथ ही उन्होंने लापता जनप्रतिनिधियों को ढूंढने के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की। इस मौके पर खोजकर्ता को 51 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की गई। आंदोलन में वंचित बहुजन युवा आघाड़ी के जिलाध्यक्ष श्रीकांत घोगरे, जिला महासचिव राजकुमार दामोदर समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। मागील 6 महिन्यापासून अकोला अकोट गांधीग्राम मार्ग रोड हा बंद आहे। त्यामुळे सामान्य नागरिकांना, शेतकऱ्यांना आणि विद्यार्थ्यांना नाक त्रास होत आहे। इथले लोकप्रतिनिधी हे मागील 6 महिन्यापासून हे शेतकरी, विद्यार्थी यांच्यासोबत खेळत आहेत। तात्पुरती उपाययोजना करून त्यांनी हे सामान्य नागरिकांची दिशाभूल करत आहेत। कायमस्वरूपी उपाययोजना करून त्यांनी नागरिकांचा त्रास थांबवावा यासाठी आम्ही आज, मी मराठा समाजाचा असल्यामुळे माझी वंचित बहुजन युवक आघाडीच्या टीमला घेऊन आलो आणि गांधीग्रामच्या पूर्णा नदीचं पाणी घेऊन महादेवाला वाहलं। हे जे लोकप्रतिनिधी आहेत जिथेही भेटतील त्यांनी युवक आघाडीच्या टीमला फोन करून कलेक्टर ऑफिस इथे यावे, त्यांना रोख 51 रुपये बक्षीस आमच्यातर्फे देण्यात येईल आणि
सामान्य नागरिकांची दिशाभूल न करता कायमस्वरूपी उपाययोजना करून या त्रासातून अकोट टेलारा जाणाऱ्या नागरिकांना मुक्त करावे, हीच आज आम्ही भोलेनाथाकडे प्रार्थना केली है। गांधीग्राम में पूर्णा नदी पर अंग्रेजों के जमाने के क्षतिग्रस्त पुल के पास बने अस्थायी पुल का उद्घाटन रविवार 12 मार्च को विधायक रणधीर सावरकर और विधायक प्रकाश भारसागड़े की मौजूदगी में किया गया। शुरुआत में इस ब्रिज से केवल दुपहिया वाहन ही गुजर सकेंगे और ये ब्रिज 18 मार्च से चौपहिया वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। पिछले साल अगस्त में पूर्णा नदी पर पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद से अकोला से अकोट राज्य राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। इस मार्ग पर यातायात के डायवर्जन से नागरिकों को होने वाली असुविधा को देखते हुए गांधीग्राम में पुल के समीप 4 करोड़ रुपए की लागत से अस्थायी पुल का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन रविवार को विधायक रणधीर सावरकर और विधायक प्रकाश भारसागड़े ने किया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सांसद संजय धोत्रे के पुत्र अनूप धोत्रे मौजूद रहे। आग्रह धरला आणि मग गडकरी साहेबांनी 4 करोड रुपये कंटिंजन्सी मधून विशेष बाब म्हणून आपल्याला दिले। त्या माध्यमातून आता हा बायपास एक छोटासा पूल आपण तयार केला। साधारणतः पावसाळ्यापर्यंत या पुलावर उद्या सकाळपासून मोटरसायकलची वाहतूक सुरू होईल आणि 19 तारखेपासून सकाळपासून 4 व्हीलरची ट्रॅफिक सुरू होईल। तोपर्यंत पुढच्या 3 महिन्यात आम्ही तो गोपालखेडचा बायपासही सुरू करू आणि मग पावसाळ्याच्या दरम्यान हा पूल बंद राहील, गोपालखेडचा पूल सुरू होऊन जाईल आणि सर्व नागरिक समस्या जवळपास सुरळीत करण्याचा प्रयत्न करू। विद्यार्थ्यांची अडचण लक्षात घेता खासदार संजय धोत्रे, आपले वैष्णवजी, दानवेजी आणि विशेषतः देवेंद्र फडणवीस साहेब, मी इथूनही देवेंद्रजींचे आभार यासाठी मानतो। वॉर फुटिंगवर फोन लावून डायरेक्ट पीएम ऑफिसशी बोलले, वैष्णवजीशी बोलले आणि असं कधी होत नाही। 8 दिवसात आपली ट्रेन सुरू झाली। अकोला अकोट पहिले एक सर्व्हिस सुरू झाली, मग दुसरी आणि आतून दिवसातून 3 वेळ फेऱ्या सुरू झाल्या जाणं आणि येणे। असे अनेक कामं होऊन राहिले हे मला मान्य आहे की अंतिम जबाबदारी खासदार संजय धोत्रे, प्रकाश भारसागड़े माझीच होती। काही गोष्टीला विलंब होतो। ही जी घटना आहे पूल खराब होण्याची, नादुरुस्त होण्याची, ही घटना काही सांगून येत नाही, परंतु अशा घटना होऊ नये म्हणून आता अकोल्याचा जो रेल्वेचा पूल आहे त्याचंही स्ट्रक्चर ऑडिटचं आम्ही काम दिलेलं आहे। असे बाकी 1-2 पूल असतील त्याच्याही आम्ही मागे लागलो, परंतु या 2-3 महिने या भागातील माझ्या शेतकरी बांधवांना, भगिनींना आणि सामान्य नागरिकांना जो त्रास झाला त्याबद्दल मी त्याची दिलगिरी व्यक्त करतो। मुर्तिजापुर में जिगीशा महिला फोरम ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वॉकथॉन का आयोजन किया। शहर में पहली बार इस तरह की गतिविधि का आयोजन किया गया। वॉकथॉन की शुरुआत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा से हरी झंडी दिखाकर की गई। बाईपास स्थित उपाध्याय टॉकीज के पास शहर की मुख्य सड़क से होते हुए वॉकथॉन संपन्न हुई। प्रथम 30 महिलाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस गतिविधि में सभी क्षेत्रों से प्रसिद्ध सम्मानित डॉक्टरों, शिक्षकों और गृहिणियों ने भाग लिया। सामाजिक कार्यों में हमेशा सबसे आगे रहने वाले वंचित बहुजन आघाड़ी के समाज सेवी रोगी कल्याण समिति के सदस्य पराग गवई ने फिर से सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए 6 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया। वंचित बहुजन आघाड़ी के सामाजिक कार्यकर्ता और रोगी कल्याण समिति के सदस्य पराग गवई ने समाज के लिए एक आदर्श बनाया है। उन्होंने अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया। पुलिस विभाग ने मृतक के परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन परिजनों की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इस वजह से पुलिस विभाग ने पराग गवई को इसकी सूचना दी। पराग गवई ने इन 6 शवों का अंतिम संस्कार किया। इस समय डॉक्टर प्रोफेसर प्रसन्नजीत गवई, संजय नाइक, सुभाष नरवाड़े, नीलेश कलंके, अविनाश वानखेड़े, विशाल तलस, हनीफ भाई, गणेश सोनोने, प्रोफेसर धम्मपाल भदे, विजय कामले सहित सैकड़ों की संख्या में वंचित वर्ग के कार्यकर्ता मौजूद थे। बुल्ढाना जिले के खामगांव नादुरा मार्ग पर चल रही दुपहिया वाहन में अचानक आग लग गई। आग में बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। खामगांव नादुरा रोड पर मधुबन के पास चैतन्य मार्बल के सामने एक दुपहिया वाहन में अचानक आग लग गई। आग में दुपहिया वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। खामगांव सुटाला निवासी विजय कुट्टी अपनी बाइक को किक मार रहे थे, तभी अचानक से गाड़ी से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। वो बाइक से दूर हट गए और कुछ देर बाद अचानक दुपहिया वाहन में आग लग गई। आग बुझाने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण दुपहिया गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। नायब तहसीलदार को
राजपत्रित वर्ग 2 के अनुसार ग्रेड पे लागू करने की मांग करते हुए आंदोलन शुरू किया गया है। अमरावती के विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने राजस्व विभाग के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार और उप जिलाधिकारी ने एक दिवसीय आंदोलन किया। राजस्व विभाग में द्वितीय श्रेणी के पद पर कार्यरत नायब तहसीलदार को तृतीय श्रेणी ग्रेड पे रुपए 4,300 लागू है। इसे राजपत्रित श्रेणी 2 के अनुसार ग्रेड पे देने की मांग की जा रही है। इस मांग को लेकर राज्यव्यापी एक दिवसीय सामूहिक अवकाश आंदोलन का आह्वान किया गया है। इस आंदोलन में अमरावती जिले के भी राजस्व विभाग के कर्मचारी शामिल हुए। आज या ठिकाणी एक दिवसीय धरणे आंदोलन आणि सर्वांनी रजा टाकून आंदोलन आम्ही सर्व तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार करीत आहोत। संपूर्ण राज्यामध्ये नायब तहसीलदारांचा ग्रेड पे हा 4800 रुपये असावा ही आमची मागणी आहे आणि 1998 पासून नायब तहसीलदार हे पद वर्ग 2 चे राजपत्रितचे आहे, मात्र वेतन श्रेणी मात्र त्यांना त्या दर्जाची दिली जात नाही। ही अनेक दिवसापासूनची मागणी आम्ही संविधानिक रीतीने आम्ही शासनापुढे मांडत आलेलो आहोत आणि आजही त्याच पद्धतीने आम्ही आज धरणे आंदोलन करून शासनाच्या निदर्शनास आणून देतो आहे की जो दुर्लक्षित झालेला नायब तहसीलदार यांच्या ग्रेड पेचा विषय आहे तो बक्षी समितीच्या अहवालाची आम्ही वाट पाहत होतो, त्यामध्ये सुद्धा त्यात आम्हाला न्याय मिळालेला नाही। त्यामुळे आज आम्ही शासनाला यामार्फत विनंती करतो की आमचा जो हा विषय आहे नायब तहसीलदारांच्या ग्रेड पेचा तो आमची मागणी पूर्ण करावी आणि आज आम्ही सर्व विभागातून जवळपास 400 ते 500 तहसीलदार, नायब तहसीलदार इथे जमलेलो आहोत आणि सदर आंदोलन हे संपूर्ण राज्यभर सुरू आहे। अमरावती के विभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर इस आंदोलन में सभी तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और उपजिलाधिकारी शामिल हुए और अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आज संपूर्ण राज्यामध्ये नायब तहसीलदार, तहसीलदार व उपजिल्हाधिकारी हे एक दिवसाच्या सामूहिक रजेवर आहेत आणि 3 एप्रिलपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत। आमची मुख्य मागणी ही आहे की नायब तहसीलदार या पदाला 1998 साली वर्ग 2चा दर्जा देण्यात आला, परंतु वेतन श्रेणी देण्यात आलेली नाही। राज्यातील सर्व वर्ग 2 पदांना जो ग्रेड पे देण्यात आलेला आहे त्याच्या समकक्ष ग्रेड पे आम्ही मागतो आहे। सध्या नायब तहसीलदारांना 4,300 ग्रेड पे देण्यात आलेला आहे। आमची मागणी 4,800 रुपयाची आहे। प्रशासनातील समतोल राखण्याची जबाबदारी महसूल विभागाकडे असते, समन्वयाची भूमिका महसूल विभागाकडे असते आणि ती यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी नायब तहसीलदारांची ग्रेड पे 4,800 करावा अशी आमची मागणी। इस आंदोलन के दौरान ये चेतावनी भी दी गई कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल की जाएगी। इस आंदोलन के कारण प्रशासनिक कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ, जबकि कई नागरिक भी जो अपने काम के सिलसिले में कार्यालय में आए थे उन्हें वापस लौटना पड़ा। किसान सभा द्वारा 5 अप्रैल को दिल्ली में महामोर्चे का आयोजन किया गया है। इसके लिए किसान सभा द्वारा जोरदार तैयारी की जा रही है। इसी संदर्भ में अमरावती जिले के चांदुर रेलवे में एक बैठक हुई। इस दौरान दिल्ली में होने वाले महामोर्चे में बड़ी संख्या में किसानों से शामिल होने की अपील की गई। पिछली सरकार की तरह मोदी सरकार भी किसानों और मजदूरों की समस्याओं का समाधान करने में विफल रही है। बढ़ती महंगाई और कृषि को भारी नुकसान होने के बावजूद सरकार किसानों की स्थिति पर ध्यान नहीं दे रही। किसानों के लिए कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया गया है। निजीकरण से मजदूर भी हतोत्साहित हो रहे हैं, जिससे किसान अब उग्र होने लगे हैं। इन सभी विभिन्न स्थितियों का विरोध करने के लिए किसान सभा ने 5 अप्रैल को दिल्ली में एक भव्य मोर्चा का आयोजन किया है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर बैठक कर भव्य मोर्चा में किसानों से शामिल होने का अनुरोध किया जा रहा है। इसी के लिए अमरावती जिले के चांदोर रेलवे शहर में आनंद भवन में बैठक हुई। 400 रुपये दर असताना भारतीय जनता पक्षाची सारी माणसं साऱ्या भारतामध्ये डोक्यावर सिलेंडर घेऊन 250 रुपयाचा सिलेंडर मनमोहनसिंगच्या काळामध्ये 450 ला झाला होतो। गावावर त्यांनी अशा प्रकारची आंदोलन केली। भारतीय जनता पक्षाच्या महिला प्रतिनिधी जागो झाली या सिलेंडरच्या दरवाढीविरुद्ध आंदोलन करत होत्या। पेट्रोल डिझेलचे दर पेट्रोल डिझेलचे दर 60 रुपयावरून 70 रुपये गेले यांनी सर्व देशभर आंदोलन केलं आणि अशा प्रकारे लोकांना काही भरपूर वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती देत होती। रामदेव बाबा भाजपचे समर्थक प्रधानमंत्र्यांचे खास माणूस असलेला रामदेव बाबा रोज सकाळी टीव्ही टाकून मार्गदर्शन करताना असं सांगत होता, सकाळ झाली टीव्ही लावला काही याचा व्यायाम सुरू, आमच्या महिला असो पुरुष असो सारा त्यांच्या व्यायाम आहे टीव्ही समोर बसेल नाही आपल्या कुठे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।